चलिए चैप्टर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये ऑडियो मेरा पूरा पीपीटी से ही रहेगा, ठीक है। चलिए सिर्फ आप सुनने पे फोकस कीजिएगा, सुनने पे फोकस रहेगा तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग टाइम वेस्ट करते हो कि सर ये कंटेंट कौन से पेज नंबर में है, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने पे फोकस कीजिए। खैर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो जैसी नीड्स वैसा सोर्स, जैसी नीड्स वैसा सोर्स। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, शॉर्ट टर्म सोर्स। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, लॉन्ग टर्म सोर्स। बस ये ध्यान रखना है आपको, जैसी नीड्स वैसा सोर्स। सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होती है? जो 5 साल से ज़्यादा के लिए होती है। जैसे एग्जाम्पल, प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना है, लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम। सर को एग्जाम्पल दीजिए। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने सुना होगा, जो एडवर्टीजमेंट और ये सब पब्लिसिटी कैंपेन वगैरह के लिए जो होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ईयर्स अप टू 1 ईयर। एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट मैंने वर्किंग कैपिटल में एक आपको एक्सेप्शन बताया था। एक्सेप्शन क्या था? हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल। हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल हम लोग फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसको मैंने आपको बोला था कि जब हमारा बिजनेस नया होता है, अर्ली स्टेज में होता है, ठीक है, और जब हाई अनसर्टेनिटी होती है, अर्ली स्टेज में है और हाई अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे केस में हम लोग इक्विटी से ही फाइनेंस करना प्रेफर करते हैं। हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे केस में इक्विटी और थोड़ा बहुत डेट का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। पर दोनों ही केस में ध्यान रखिएगा, इक्विटी में एंजल की बात कर रहा हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आते हैं, एंजल की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, फिर मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी रहती है, तो ऐसे केस में आप डेट भी ले सकते हो, इक्विटी भी ले सकते हो, और इक्विटी में वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे आएंगे। स्टेबल स्टेज में लो अनसर्टेनिटी होती है, तो ऐसे केस में आपके लिए डेट ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो 2 ही सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में शेयर कैपिटल, डेट और बोरोड कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस, डेट और बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, लोन्स और अदर्स। इंटरनल सोर्सेज में रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, प्लीज़ अगर आपने इस चैप्टर को एक बार थरली पढ़ा है तभी इस ऑडियो को सुनिएगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, ऑडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वह पढ़ा है तभी सुनिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैंने क्लियर कर दिया। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमारा शेयर्स आते हैं, डेट्स आते हैं। शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए, डेट्स में हमारे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए इसमें। अब शुरू करते हैं, इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो परमानेंट कैपिटल है, ओनर्स होते हैं, इनका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इनकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर सप्लायर्स ऑफ फंड, और इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप इनका सेटलमेंट सबसे लास्ट में होता है। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप इनका सेटलमेंट सबसे लास्ट में होता है। एडवांटेजेस क्या क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स के? तो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यही मैंने आपको बोला था कि एक बार पैसा आ जाता है तो हमें इक्विटी वालों को पैसा वापस नहीं करना होता है, ठीक है। उसके 2 एक्सेप्शन थे, बायबैक ऑफ शेयर्स और वाइंडिंग अप के केस में। दूसरा, इट इंक्रीजेज द कंपनीज फाइनेंशियल बेस, कंपनी का फाइनेंशियल बेस बढ़ाता है ये। तीसरा, कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज लीगली टू पे डिविडेंड, मैंने आपको बोला था। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो ना दे। लास्ट, कंपनी कैन मेक फर्दर इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इनिशिएटिंग अ राइट इशू। हम और पैसा हमको रेज करना है तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही नए लॉट ऑफ शेयर्स इशू कर देंगे और उनसे कुछ मनी रेज कर लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? रिस्की है, नया इक्विटी इशू करने से क्या होता है, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, डिविडेंड जो हमें मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है हमारे हाथ में, मतलब शेयर होल्डर्स के हाथ में। ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स रिड्यूसेस ईपीएस, तो नया शेयर इशू करने से ईपीएस भी रिड्यूस हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स है, क्यूमुलेटिव इन नेचर हो सकते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हायर होता है, तभी तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इसमें इक्विटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? इक्विटी क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? ओनर्स ही होते हैं एक तरीके से। डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है? डेट में आपको हर साल मैंडेटरी बेसिस पे इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ध्यान रखिए, और ये रिडीम हो जाते हैं एट अ प्री डिसाइडेड डेट। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव, कि अगर जिस साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस साल क्या होगा, फिर उस साल का डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट होकर मिलेगा, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव, अगर उस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आपका डिविडेंड गया, फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बस, ठीक है। ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। रिडीमेबल, जिसका रिडेम्पशन हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग,
पार्टिसिपेटिंग वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो आपके सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपके सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड दे दिया। अब आप उस पैसे को क्या करोगे, आप उस पैसे को ट्रांसफ़र करोगे रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ बात हो रही है उसी पैसे की जो आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो रिजर्व एंड सरप्लस में। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं, उन पैसों में इनका कुछ हक होता है, जो भी है 5% 10%, उसमें भी हक होता है। मतलब ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेंगे और उस सरप्लस अमाउंट में कुछ इनका पोर्शन भी होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग सिर्फ इनको अपना डिविडेंड मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के एडवांटेजेस ये हैं कि कोई डायल्यूजन इन ईपीएस नहीं है, एडवांटेज ऑफ लेवरेज है, ये टेक ओवर नहीं कर सकते कंपनी को क्योंकि कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, और ये रिडीम हो जाते हैं। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है। कोई ईपीएस का डायल्यूजन नहीं है, लेवरेज का एडवांटेज है, टेक ओवर नहीं कर सकते कंपनी को क्योंकि कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता इनके पास, और ये रिडीम हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। डिसएडवांटेज के क्या क्या है इसमें? तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने से कंपनी को कोई टैक्स शील्ड या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, तो इज़ नॉट टैक्स डिडक्टेबल। उसके बाद दीज आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। तो वही मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कंपनी के पास इस साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी को अगले साल डबल डिविडेंड देना पड़ेगा, इस साल का भी और प्रीवियस ईयर का भी, तो एक बर्डन सम सिचुएशन हो जाती है। डिफरेंस क्या क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस में? तो इक्विटी में क्या होता है, डिविडेंड बाद में मिलता है, मतलब एक बार प्रेफरेंस को मिल जाता है फिर इक्विटी को मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, पहले प्रेफरेंस को मिलता है फिर इक्विटी को मिलता है। रेट की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में कोई फिक्स नहीं है, मिले ना मिले तो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है कहीं ना कहीं। प्रेफरेंस में तो फिक्स होता है, हर साल इतना इतना मिलेगा। कन्वर्टिबिलिटी के क्लॉज किस में होते हैं? कन्वर्टिबिलिटी के क्लॉज आपके प्रेफरेंस शेयर्स में होते हैं, इक्विटी में नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स, किसको वोटिंग राइट्स है? इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स को एज सच वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। लिमिटेड इसलिए लिखा हुआ है बुक में कि अगर आप उनको 3 साल तक डिविडेंड ना दो, ठीक है, तो वो फिर उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स, क्या कंपनी अपने सेविंग्स, अपने रिटेन अर्निंग को यूज़ कर सकती है? कर सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकती है। क्या उससे कोई कंट्रोल का डायल्यूशन होता है? नहीं, कंट्रोल का कोई डायल्यूशन नहीं होता है, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स हमारे डिफरेंट डिनोमिनेशंस पे इशू हो सकते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। इशू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल में आता है। सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी लो होती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी इनको इंटरेस्ट देते हैं वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लेम कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर्स, तो नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं? जो कन्वर्ट नहीं होंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली, और पार्टली कन्वर्टेबल कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा रिडीम हो जाएगा। अदर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या क्या होते हैं? बेरर में किसी का नाम नहीं लिखा होता है, आज अगर ये मेरे पास है तो ये मेरा हो गया, कल ये आपके पास है तो आपका हो गया। बेरर ट्रांसफरेबल एक तरीके से, रजिस्टर्ड उसमें नाम लिखा होता है बाकायदा, तो अगर मैं किसी को दे भी दूंगा तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं है क्योंकि नाम मेरा लिखा हुआ है इसमें। तो रजिस्टर्ड मतलब जिसमें नाम लिखा हो और इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? उसी रजिस्टर्ड पर्सन को। मॉर्टगेज, जब कंपनी पैसा रेस करती है तो कुछ गिरवी रखती है, कुछ बैकिंग रखती है, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज। नेकेड या सिंपल, कंपनी कुछ बैकिंग नहीं रखती, कंपनी बस ऐसे ही अनसिक्योर्ड वे में पैसा उठा लेती है, रिडीमेबल, जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम हो जाता है। नॉन रिडीमेबल, जो रिडीम नहीं होता है। एडवांटेज क्या है डिबेंचर्स के? तो कॉस्ट कम होती है इसमें, कोई डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है, और इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस इट इज़ एडवांटेजियस। क्यों? प्राइसेस बढ़ रही हैं, भाई हमें तो डिबेंचर्स में फिक्स देना है ना, इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, देना ही देना है। अब इनके कुछ कोवेनेंट्स होते हैं, और कोवेनेंट्स की वजह से हमारा बिजनेस रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। जैसे कोवेनेंट्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। डिबेंचर्स होल्डर्स क्या कर सकते हैं? कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारे आप इस पैसे को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, आप दोबारा कोई पैसा रेज नहीं कर सकते, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर हो जाता है हमारा बिजनेस। फिर हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, ये तो मैंने आपको बोला ही, क्योंकि मैंडेटरी पेमेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस और डिबेंचर्स का कुछ आपकी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स एक तरीके का लोन इंस्ट्रूमेंट होता है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में आपको प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड के पेमेंट में भी और वाइंडिंग अप के केस में भी। डिबेंचर्स मैं बोला है फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है आपको। प्रेफरेंस हाइब्रिड फॉर्म का होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला इक्विटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिबेंचर्स जस्ट लाइक लोन इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिर शुरू करते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है टू रेज फंड्स, ठीक है। बॉन्ड सब लोग पब्लिक इशू से भी रेज कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकते हैं। दो तरीके के बॉन्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स, पोर्टेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स कौन एक्सरसाइज करता है? कंपनी एक्सरसाइज करती है, इशूअर एक्सरसाइज करता है। कब? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। पोर्टेबल बॉन्ड कौन एक्सरसाइज करता है? इन्वेस्टर एक्सरसाइज करते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट आई थिंक नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। कॉलेबल बॉन्ड कौन एक्सरसाइज करता है? इशूअर, कंपनी एक्सरसाइज करती है। कब? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। हाँ ठीक है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, ठीक है। पोर्टेबल में इन्वेस्टर एक्सरसाइज करते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये पहले से राइट आपको दिया जाता है और प्राइस भी आपको बता दी जाता है कि जब कॉल होगा तो कौन से प्राइस पे होगा, आपको जब पुट करने का ऑप्शन मिलेगा तो कौन से प्राइस पे आप पुट कर सकते हो। तो ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट आता है FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये नाम से ही क्लियर है कि इसका डिनोमिनेशन किस में होगा? फॉरेन करेंसी में। कन्वर्टेबल मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। तो ध्यान रखिए कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है उसको? इंडियन कंपनी। डिनोमिनेशन क्या है इसका? फॉरेन करेंसी में। तो मतलब फॉरेन करेंसी में है तो मतलब प्रिंसिपल भी फॉरेन करेंसी में जाएगा, इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में जाएगा। अब फॉरेन करेंसी में है तो यूजुअली इसको सब्सक्राइब कौन करेगा? नॉन रेसिडेंट सब्सक्राइब करेंगे। कन्वर्ट कैसे होगा? तो ठीक है, टर्म्स के हिसाब से होली भी हो सकता है, टर्म्स के हिसाब से पार्टली भी कन्वर्ट हो सकता है। प्लेन वैनिला बॉन्ड, देखिए ये सिंपल सादा बॉन्ड है, इसमें ना कोई ऑप्शन है ना किसी तरीके कोई कन्वर्टेबिलिटी का कोई क्लॉज है। सिंपल सादा बॉन्ड है। बॉन्ड का टिपिकल फीचर्स क्या होता है कि हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे और पीरियड एंड होने पर, मैच्योरिटी आने पर आपको प्रिंसिपल रिपे कर देंगे। बस यही है, सिंपल सादा बॉन्ड है। ना कोई कॉल का ऑप्शन, ना कोई पुट का ऑप्शन, ना कोई कन्वर्टेबिलिटी का क्लॉज, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बस एक तरीका ये है कि हम इसको डिस्काउंटेड बॉन्ड की तरह भी इशू कर सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। मतलब एक तरीका तो ये है कि हर साल हम आपको इंटरेस्ट दे दें, ठीक है, और लास्ट में मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल रीपे कर दें। एक तरीका ये है कि हम इतना डिस्काउंट पे इशू कर दें कि हम फिर हर साल इंटरेस्ट नहीं देंगे। हम हर साल इंटरेस्ट नहीं देंगे, अब जो आपने डिस्काउंट आपको मिल गया वही आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये दो तरीके हैं, या तो हम डिस्काउंट पे इशू कर दें या फिर जो नॉर्मल जो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड होता है उस तरीके से भी इशू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट। देखिए कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट क्या होता है, पहले नाम समझिएगा। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ कन्वर्ट हो रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है? शॉर्ट टर्म डेट से लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट से लॉन्ग टर्म डेट। फ्लोटिंग रेट नोट, नोट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। नोट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। फ्लोटिंग रेट का मतलब देखिए दो तरीके के रेट होते हैं मार्केट में, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट का क्या मतलब है कि आपको हर साल 10% मिलेगा, आपको हर साल 5% मिलेगा, रेट पहले से फिक्स हो गया है। फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है? रेट कुछ फिक्स नहीं है, मार्केट में तेजी है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में मंदी है तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट कर सकता है इनटू लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी, ठीक है। ऐसा वो क्यों करेगा? उसको अगर लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ मत जाइएगा, ठीक है, बस मेन पॉइंट फोकस कीजिएगा। ड्रॉप लॉक बॉन्ड क्या है? देखिए ये भी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का ही एक फीचर है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है, ठीक है, हम उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में कॉन्टिन्यूसली रेट गिरता जा रहा है, मार्केट में कॉन्टिन्यूसली रेट गिरता जा रहा है, तो ऐसे कैसे फिर इन्वेस्टर तो बड़े डिसएडवांटेजियस सिचुएशन पे चले जाएंगे ना, कि पहले 6 मिला, फिर 5 मिला, फिर 4 मिला, फिर 3 मिला, फिर पता चला कुछ मिले ना। तो ड्रॉप लॉक बॉन्ड में एक फीचर होता है कि एक पहले से प्री डिटर्मिन्ड लेवल होता है कि 3% से ज़्यादा हम गिरने नहीं देंगे, मतलब 3% तो मिनिमम हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। तो मान लीजिए एक प्री डिटर्मिन्ड लेवल होगा 3%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो मार्केट में रेट गिर रहा है, जैसे वो 3% को टच किया वहाँ पे रेट लॉक हो गया, वहाँ पे वो रेट लॉक हो गया। अब 3 से वो नीचे गिरने नहीं देगा, मतलब 3 तो हम आपको देंगे ही देंगे, और ये 3 फिर ये फिक्स हो जाएगा। मतलब अब टिल मैच्योरिटी अब आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट में चाहे 2% इंटरेस्ट रेट हो, चाहे 1% इंटरेस्ट रेट हो, चाहे मार्केट में उल्टा भी हो सकता है, मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट हो, लेकिन वो फिक्स हो गया।
अब आपको 3 ही मिलेगा, तो ये अच्छा बात है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वुड बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फिक्स रेट बॉन्ड इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो अ प्री डिटरमिन्ड लेवल, ठीक है। द न्यू फिक्स रेट स्टेज टिल द ड्रॉप लॉक बॉन्ड रीचेस इट मैच्योरिटी, ठीक है। तो वो रेट जो न्यू रेट है वो रहेगा टिल मैच्योरिटी तक। नेक्स्ट है वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है, नाम समझिएगा पहले। वेरिएबल रेट का क्या मतलब है, फ्लोटिंग रेट। डिमांड मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर डिमांड करते हैं, किससे डिमांड करते हैं, कंपनी से। देखिए वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन ये एक ऑप्शन देता है इन्वेस्टर को कि आप समय से पहले मतलब मैच्योरिटी से पहले अपने शेयर्स अपने बॉन्ड्स को बेच सकते हो। किसको, कंपनी को। और कंपनी को बाकायदा आपका प्रिंसिपल और जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है वो आपको रिपे करना पड़ेगा। तो ये अच्छा फीचर है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। फिर से अगर मैं बोलूँ तो ये एक ऑप्शन देता है किसको, इन्वेस्टर को, कि वो मैच्योरिटी के पहले अपने बॉन्ड को बेच सकता है कंपनी को और कंपनी से पैसा ले सकता है, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपका आता है यील्ड कर्व नोट। देखिए यील्ड कर्व नोट का फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये पहले तो एक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फ्रेमवर्क। मार्केट का रेट बढ़ा, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर गई। मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिरा, आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है और इसी इनवर्स रिलेशनशिप पे यील्ड कर्व नोट बनाया गया है। मतलब यील्ड कर्व नोट कब खरीदना चाहिए, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। यील्ड कर्व नोट कब बेचना चाहिए, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। तो ये उल्टा काम करता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू हेज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर से मैं बोलूँ तो उल्टा रिलेशन होता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट और हमारे बॉन्ड के प्राइस पे। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, मतलब हमारे बॉन्ड की मार्केट प्राइस गिरेगी। मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो हमारे बॉन्ड की मार्केट प्राइस बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यील्ड कर्व नोट एक बॉन्ड है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो हम उसको कब खरीदेंगे, जब हमें लगता है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। कब बेच देना चाहिए, जब हमें लगता है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। खैर नेक्स्ट आपका आता है यूरो बॉन्ड। देखिए शॉर्ट में बोलूं तो ये बॉन्ड जिस भी कंट्री के करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये बॉन्ड उस कंट्री के बाहर इशू होगा और इशूअर कोई भी हो सकता है। फिर से, ये बॉन्ड जिस भी कंट्री के करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये बॉन्ड उस कंट्री के बाहर इशू होगा, उस करेंसी वाले कंट्री के बाहर इशू होगा, बट इशूअर कोई भी हो सकता है। और ध्यान रखें यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यूरो का मतलब यहाँ पे कोई यूरोपियन कंट्रीज से नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में इशू होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट है, यूरो बॉन्ड मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये बॉन्ड जिस भी कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये बॉन्ड उस कंट्री में इशू नहीं होगा, उस कंट्री के बाहर इशू होगा। इशूअर कोई भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं तो यूरो डॉलर बॉन्ड, यूरो डॉलर बॉन्ड डिनोमिनेशन क्या है, डॉलर। मैंने आपको बोला जिस कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेटेड है उस कंट्री के बाहर इशू होगा। तो इशू कहाँ होगा, यूएस के बाहर। यूएस के बाहर कहीं भी इशू हो सकता है, कहीं भी, लेकिन इशूअर कौन हो सकता है, कोई भी, यूएस वाला भी, यूएस के बाहर वाला भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फॉरेन बॉन्ड्स। फॉरेन बॉन्ड्स क्या, उल्टा कॉन्सेप्ट है। यूरो आपने पढ़ा, ये फॉरेन है, उल्टा कॉन्सेप्ट है। फॉरेन बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड जिस भी कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये बॉन्ड उसी कंट्री में इशू होगा, लेकिन इशूअर बाहर वाला होगा। मैंने बोला उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये बॉन्ड जिस भी कंट्री के करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ये बॉन्ड उसी कंट्री में इशू होगा, बट इशूअर होगा बाहर वाला। इसके कुछ 3 टाइप्स हैं, यांकी, समुराई, बुलडॉग। यांकी, समुराई, बुलडॉग। यांकी आपका इशू होता है, या सॉरी इसका डिनोमिनेशन है डॉलर में, तो डेफिनेटली ये इशू होगा यूएस में। समुराई का डिनोमिनेशन है येन में, तो डेफिनेटली ये इशू होगा जापान में। बुलडॉग का डिनोमिनेशन है पौंड, तो ये इशू होगा यूके में। यांकी, समुराई, बुलडॉग। यांकी, समुराई, बुलडॉग। यांकी का डॉलर, समुराई का येन, बुलडॉग का पौंड। यांकी इशू होगा यूएस में, समुराई इशू होगा जापान में, बुलडॉग इशू होगा यूके में। इशूअर कौन होगा, बाहर वाला। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। यांकी बॉन्ड कहाँ इशू हो रहा है, यूएस में, लेकिन इशूअर कौन है, बाहर वाला। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं हूँ, मेरी कोई इंडिया में कंपनी है, ठीक है, लेकिन मेरी कोई ब्रांच है यूएस में।
मेरी कोई ब्रांच है यूएस में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यंकी बॉन्ड इशू कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी बहुत रेप्यूटेड है इंडिया में, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, रिलायंस की कोई ब्रांच है यूएस में। अब उसको कुछ फाइनेंस करना है, जो यूएस की ब्रांच है उसको कुछ फाइनेंस करना है, रिलायंस को कुछ पैसे भेजने हैं। अब ट्रांसफ़र करो, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करो, बहुत खर्चे हो जाते हैं उसमें। तो रिलायंस वैसे बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। तो रिलायंस ने क्या किया, यंकी बॉन्ड इशू कर दिया यूएस में, यंकी बॉन्ड। तो उसका पैसा किस में मिलेगा, मतलब उसका जो मनी रेज होगा वो कौन से करेंसी में होगा, डॉलर में। और हमको पैसा किस में चाहिए था, डॉलर में ही चाहिए था। तो जो भी फंड रेज होगा वो हम डायरेक्टली फाइनेंस कर देंगे अपने यूएस वाले ब्रांच को। ज़रूरत ही नहीं पैसा यहाँ लाने की या कुछ मनी एक्सचेंज वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड आपकी इंडियन कंपनी इशू करती है, कहाँ पे, फॉरेन मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में। कौन इशू करता है, इंडियन कंपनी। कहाँ इशू करती है, ओवरसीज मार्केट में। क्या रेस करने के लिए, मनी रेस करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन कौन से करेंसी में, इंडियन करेंसी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कौन सी कंपनी इशू कर रही है पैसा या बॉन्ड्स इशू कर रही है, इंडियन कंपनी। कहाँ इशू कर रही है, ओवरसीज मार्केट में। कौन से करेंसी में पैसा रेस कर रही है, इंडियन करेंसी में। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर कैन सेल टू इन्वेस्टर इन ओवरसीज मार्केट। इसकी एक एग्जाम्पल भी है, एनटीपीसी ने रेस किया था 2000 करोड़ वाया मसाला बॉन्ड फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2016। नेक्स्ट आपका है म्यूनिसिपल बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, ये सारे लोग इसको इशू करते हैं। क्यों, टू फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसका एग्जाम्पल भी है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था टू रेज 100 करोड़ फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है, नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको इशू कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिज फाइनेंसिंग। देखिए ध्यान रखिए, मैंने आपको क्लास में समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था आपको कि क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या था। कि पहले हम बैंक गए, बैंक से हमने बहुत बड़ा लोन लिया, बहुत बड़ा लोन, ठीक है, लेकिन पैसा आने में टाइम लग रहा था, फॉर्मेलिटीज़ में, पेपर वर्क में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमने क्या किया, उतने टाइम के लिए मैंने किसी दूसरे बैंक से कोई छोटा लोन ले लिया, किसी दूसरे बैंक से कोई छोटा लोन ले लिया। मतलब जो एक गैप बन जा रहा था, क्योंकि सिंस मुझे काम शुरू करना है, मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काम शुरू करना है। अब 1-2 महीना में वेट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्मेलिटीज़ में। भाई मेरे लेबर तैयार है, मेरी ज़मीन में मशीन पड़ी हुई है, हर चीज़ का खर्चा है। तो मैंने क्या किया, उस 1-2 महीने पीरियड के लिए छोटा सा लोन बैंक से ले लिया। वो लोन लेना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि वो गैप जो क्रिएट हो गया है वो फिल हो जाए। इसी को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ऐसे तो वो जो लोन मैंने लिया 1-2 महीने के लिए वो तो है शॉर्ट टर्म इन नेचर, बट ये लोन उस बड़े वाले लोन को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस लोन को हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। ध्यान रखिए, जो मैंने लोन लिया है 1-2 महीने के लिए, ये ऐसे तो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, बट ये लोन उस बड़े वाले लोन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो इस वजह से ब्रिज फाइनेंसिंग हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। ये तो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इट रिफर्स टू फाइनेंसिंग ऑफ न्यू हाई रिस्क वेंचर प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स हु लैक्स एक्सपीरियंस एंड फंड्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंड्स, मतलब फंड्स के अलावा भी ये लोग आपको नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज में भी हेल्प करते हैं। क्या क्या मेथड्स है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के, तो इक्विटी फाइनेंसिंग, कंडीशनल लोन, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, इनकम नोट। इक्विटी फाइनेंसिंग, कंडीशनल लोन, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, इनकम नोट। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या, नाम से ही लग रहा है कि इन्होंने पैसा दिया अगेंस्ट इक्विटी, मतलब बदले में इन्होंने आपसे इक्विटी ले ली, ओनरशिप ले ली। कंडीशनल लोन, यहाँ पे इन्होंने पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन्होंने पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। कंडीशनल क्यों बोला जा रहा है, कि हो सकता है कि वो कुछ कंडीशंस लगा दें कि हमें रॉयल्टी भी चाहिए, हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, और जो रेट होगा वो काफ़ी फ्लोटिंग नेचर का होगा। पार्टिसिपेटिंग, नाम से क्लियर है, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स फेजेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियल फेजेस में बहुत कम इंटरेस्ट होगा, बीच वाले फेजेस में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, फिर
नॉर्मल मार्केट वाला इंटरेस्ट होगा। इनकम नोट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको रॉयल्टी भी देना पड़ेगा। किसको? वेंचर कैपिटलिस्ट को। फिर से 4 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग: इक्विटी फाइनेंसिंग, कंडीशनल लोन, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, इनकम नोट। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या है कि हमने पैसा रेज किया, बदले में सामने वाले की ओनरशिप ले ली। कंडीशनल लोन में क्या है, हमने पैसा दिया सामने वाले को, ठीक है, लेकिन बदले में हमने कहा कि हमको रॉयल्टी चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए, जो भी कंडीशंस के हिसाब से होंगे। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स क्या है कि यहाँ पे डिबेंचर्स फेजेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियली बहुत बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर लास्ट में क्या होगा थर्ड स्टेज में कि जो नॉर्मल का रेट है, जो नॉर्मल मार्केट में रेट है, वही हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इनकम नोट में क्या है कि हमको रॉयल्टी भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस रिवीजन के लिए, डेट सिक्योरिटाइजेशन। देखिए, इसकी भी मैंने स्टोरी आपको समझाई थी कि मान लीजिए कोई बैंक है और उसके बहुत सारे इलिक्विड एसेट्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे बैंक ने लोन दिया, अब बैंक के लिए तो लोन देना एक एसेट है, अब उससे पैसा नहीं आ रहा है, वो लोन हो गया एनपीए, पैसा नहीं आ रहा है, बैंक रिकवर नहीं कर पा रही पैसा, और काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब बैंक अगर कलेक्शन में लग जाएगी या उसमें दिमाग लगाएगी तो बैंक का बाकी काम कौन संभालेगा? तो बैंक क्या करती है, एक अपनी टेम्परेरी कंपनी बना देती है जिसका नाम होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। उसको अपने सारे एसेट्स को बेच देती है, उसको अपने सारे एसेट्स को बेच देती है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी कोलेट्रल है, जो भी सिक्योरिटी है, सब कुछ बेच देती है। किसको? एसपीवी को, सब कुछ बेच देती है। अब एसपीवी क्या करती है, फिर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारा पेपर वर्क है, और सिंस सरफाइजी एक्ट में ये मतलब सरफाइजी एक्ट ऐसे कंपनीज को राइट देता है कि आप कलेक्शन कर सकते हो, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, तो फिर अपना ये कलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है बेसिकली, इसी को बोलते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। खैर, फिलहाल मैं अपना ऑडियो यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ऑडियो उसी को हेल्पफुल होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा